तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, हम समझते हैं सबसे पहले कि एटम क्या होता है। एटम देखो, एटम होता है एक जो एलिमेंट होता है उसे एटम कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, आयरन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब आपका एटम हो गया। अब मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, देखो मॉलिक्यूल होता है कि जब एटम कंबाइन करके बनाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ओ मिलकर ऑक्सीजन बनाए, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर 8 की 4, ये सब मॉलिक्यूल हो गई। अब समझते हैं एटोमिसिटी कैसे निकाला जाता है। जैसे CO2 हो गया, इसका एटोमिसिटी कैसे निकालेंगे। तो देखो, कार्बन कितना है, एक एक एटम है कार्बन के पास, तो इसका एटोमिसिटी एक हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, ओ के पास कितना एटम है, तो दो, तो ऑक्सीजन का दो हो जाएगा। अब इसमें हम टोटल एटोमिसिटी निकाले तो दो एक तीन, तीन एटोमिसिटी हो जाएगी इसकी CO2 की। अब देखो H3PO4 हो गया। अब इसमें कितने एटोमिसिटी है, तो हाइड्रोजन में देखोगे तो 3 एटोमिसिटी है, और फास्फोरस में एक, ऑक्सीजन में 4। और टोटल एटोमिसिटी की बात करें तो वो 3 4 4 8, 8 एटोमिसिटी है, ठीक। अब 10 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 दिया हुआ है, तो इसमें कितने एटॉमिक सिटी ऑफ कार्बन होगा, तो 10 × 6 कर दो। जैसे देखो, मॉलिक्यूल कितने हैं, 10, और कार्बन एटम कितने हैं, 6, 6 कार्बन एटम है, ठीक। 6 कार्बन और 10 मॉलिक्यूल कर दो, एटॉमिक सिटी आ जाएगा। ऐसे ही एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, कितने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 12, 12 × 10 मॉलिक्यूल, ठीक। और एटम ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन देखो 6 है और 10 मॉलिक्यूल है, तो 10 मॉलिक्यूल × 6 एटम ऑफ हाइड्रो ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक। अब मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, तो मॉलिक्यूल दो प्रकार की होती है, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। तो होमो एटॉमिक जो होता है, जैसे सल्फर 8, फास्फोरस C4O2 8O3। होमो एटॉमिक जो होता है वो एक ही एटम से कंबाइन होकर बनते हैं, तो ये हो गया। और हेट्रोएटॉमिक जो है वो डिफरेंट एटम से मिलकर बनते हैं, जैसे H2O हो गया, CO2, SO3, H2SO4 हो गया, ये सब हेट्रोएटॉमिक है, ठीक। तो चलो अब हम आगे देखते हैं। देखो, अब हम बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। तो सब एटॉमिक पार्टिकल में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को देखेंगे। देखो, इलेक्ट्रॉन को E- से दिखाते हैं, इसका जो एग्जैक्ट चार्ज होगा -1.6 × 10⁻⁻90 कूलम होगा, ठीक। और जो प्रोटॉन होगा इसे E+ या P से दर्शाते हैं, तो इसका जो एग्जैक्ट मास होगा वो +1 -6 × 10⁻⁻90 कूलम होगा। और न्यूट्रॉन को यंग से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका एग्जैक्ट चार्ज ये होगा। अब रिलेटिव चार्ज हम देखें तो इसे अगर हम एक मान ले तो यह -1 हो जाएगा, और यह जो है +1 हो जाएगा रिलेटिव चार्ज में, और ये जीरो तो ये जीरो हो गया। अब एग्जैक्ट मास हम देख लेते हैं कि इनका एग्जैक्ट मास कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट मास होता है 9.1 × 10⁻−31 किलोग्राम, ठीक। और प्रोटॉन का कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। और न्यूट्रॉन का 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। अब देखो, रिलेटिव मास का हम बात अगर करें, अगर हम इसे जो है 1.67 × 10⁻⁻27 kg को एक एक एम मान ले, तो ये एक एम हो जाएगा। और जो है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत छोटा होता है प्रोटॉन की कंपेरिजन, तो ये हो जाएगा 1/1837, 1837, ये लगभग जीरो के समान होता है, ठीक। तो न्यूक्लियॉन्स, अब देखो न्यूक्लियॉन्स क्या होता है। न्यूक्लियॉन्स जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वेरी लेस होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, और मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन की। अब एटॉमिक नंबर की हम बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर को हम जेड से दर्शाते हैं, ठीक। तो क्या होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक। कि एक प्रोटॉन जो है प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस ऑफ एटम में। जैसे कैन, ये जो एटॉमिक नंबर है कैन नेवर बी जीरो, नेगेटिव फ्रैक्शंस ऑलवेज ए होल नंबर होता है, हमेशा एक होल नंबर होता है, 1 2 3, ठीक। अब बात करते हैं मास नंबर की, जिसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हम ये जो है कैन नेवर बी जीरो, नेगेटिव फ्रैक्शन ऑलवेज ए होल नंबर, हमेशा होल नंबर होता है, ठीक। तो आओ हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम।
एक एटम को कैसे दर्शाया जाता है। तो दर्शाने के लिए सबसे पहले उसके पास सिंबल होना चाहिए। ये फिर एटॉमिक नंबर जेड से दिखाया जाता है। ये सब स्क्रिप्टेड होता है, मतलब यह जो सब स्क्रिप्टेड है, यहाँ जो सब स्क्रिप्टेड है यहाँ नीचे लिखा जाता है, और जो मास नंबर ए है रिटेन इन सुपर स्क्रिप्ट, जो ऊपर लिखा जाता है। ठीक, तो देखो जैसे हम सिंबल मान लेते हैं ए एक्स को, तो देखो एटॉमिक ई नंबर जेड नीचे हो गया, मास नंबर ऊपर हो गया। ठीक, तो ऐसे ही अगर इन्हें हम चाहे तो एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे ही रहेगा, और जो मास नंबर होता है वो यहाँ यहाँ भी हो सकता है। ठीक, जैसे यहाँ पर हो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लगभग बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर की। नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर की। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और यह बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर की। ठीक, नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हम इसे वैसे निकालते हैं। तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे। जैसे देखो सोडियम होगी, सोडियम का देखो प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन देखो यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है यही उसका प्रोटॉन हो गया, और इलेक्ट्रॉन भी इतना ही हो गया। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन क्या है कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे तो 12 यहाँ आ गया आपका न्यूट्रॉन। ठीक, इन केस ऑफ चार्ज एटम आयंस रेडिकल्स, अगर जो चार्ज एटम है उनके कैसे निकलेगा, उन पर दो कंडीशन हो सकती हैं। एक हो गया कटायन, एक हो गया अनायन। कटायन क्या होता है कि फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कटायन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। और एनायन क्या होता है कि फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनायन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। कटायन जो है दे आर पॉजिटिव चार्ज, और जो कि एनायन है नेगेटिव चार्ज होता है। एंड कटायन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें लेस देन होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से, जबकि एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से। और कटायन में देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो, किसके बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज के हो जाएंगे। और अनायन के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक, तो देखो अगर हम एल्यूमिनियम को लिए तो एल्यूमिनियम प्लस 3 चार्ज है, तो इसका देखो 13 एंड 27 है, तो इसका जो प्रोटॉन हो जाएगा वो तो 13 ही हो जाएगा। अब न्यूट्रॉन जो है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए 27 माइनस 13 कर देंगे तो 14 आ गया, ये तो आपका हो गया। अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन देखो ये 13 हो गया 30, और यहाँ पर देखो प्रोटॉन माइनस चार्ज, तो चार्ज कितना है 3, तो 3 माइनस कर देंगे तो 10, यहाँ इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। ठीक, अब अनायन के केस में देखें तो सल्फर हम लेते हैं, सल्फर 16 एंड 32 -2 चार्ज है इसके ऊपर। ठीक, तो इसका जो प्रोटॉन है वो 16 हो गया है, और जो न्यूट्रॉन है 16 माइनस 32 माइनस 16 करेंगे तो 16 आ जाएगा इसकी न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो 16 तो इसका प्रोटॉन ही था, तो 16 और चार्ज है -2, तो +2 करके 18 आ गया यहाँ पर। ठीक, तो ऐसे निकाल जाता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। ठीक, तो देखो अब यहाँ पर कुछ नोट्स पॉइंट्स हैं, तो देखो हाइड्रोजन इज द only elements in periodic table which has zero neutrons and atomic number जो है बराबर होते हैं मास नंबर से। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसका न्यूट्रॉन जो है जीरो होता है, न्यूट्रॉन जो है उसका जीरो होता है हाइड्रोजन एटम का, एंड उसका जो एटॉमिक मास होता है वो बराबर होता है मास नंबर की। जैसे हाइड्रोजन हो गया तो इसका देखो एटॉमिक नंबर हो गया एंड ये मास नंबर हो गया, यही होता है। ठीक, तो इसमें न्यूट्रॉन जब निकालोगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। अब जनरली देखो, जनरली क्या होता है कि मास नंबर ज्यादा होता है एटॉमिक नंबर से, मास नंबर ज्यादा होता है एटॉमिक नंबर से, ऑलवेज तो यही होता है। लेकिन एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम में एटॉमिक नंबर मास नंबर बराबर हो जाते हैं एटॉमिक नंबर के। ठीक, तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये सब ऑलवेज होल नंबर होते हैं, हमेशा होल नंबर होते हैं, 1 2 3 ऐसे ही रहते हैं। कैन नेवर बी फ्रैक्शन नेगेटिव है, कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो अब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट, मोलर मास, मोलर वेट, यह सब के सब कैन बी फ्रैक्शन में हो सकते हैं। ठीक, अब देखो जैसे हो गया
वाई माइनस टू। तो इसका जो है एग्जैक्ट चार्ज कितना होगा, तो इसका जो एग्जैक्ट चार्ज होगा वो हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक, और इंटू इंटू में टू कर देंगे क्योंकि यहाँ पर टू है। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा इतना -3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक। रिलेटिव चार्ज कितना हो जाएगा -2, -2 हो जाएगा रिलेटिव चार्ज। यहाँ पर गेन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन की गेन हो रही है। अब हम बात करते हैं कुछ आइसोटर्म्स की। आइसोटर्म्स क्या होता है, आइसो का मतलब इक्वल होता है, इक्वल, ठीक। तो आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होता है कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक। आइसोटोप्स क्या होता है कि सेम एटॉमिक नंबर होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर होते हैं, ठीक। तो देखो, हाँ, इसमें जो है आइसोटोप्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसमें जो है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। आइसोटोप्स जो है, आइसोटोप्स शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आइसोटोप्स शो करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज लेकिन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज से शो करते हैं। इन जनरली हैवियर आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो जनरली जो बड़े आइसोटोप्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव शो करते हैं, जैसे ऑक्सीजन 818 हो गया, यहाँ रेडियो एक्टिव शो कर रहा है, ठीक। अब बात करते हैं हम आइसोबार्स की। आइसोबार्स किसे कहते हैं, तो आइसोबार्स होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक। देखो, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है वो सेम होता है, एंड डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में, इसमें जो प्रोटॉन नंबर डिफरेंट होती है, जैसे कार्बन एंड नाइट्रोजन हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं आइसोटोन्स की। आइसोटोन्स क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोन्स में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनका जो न्यूट्रॉन्स होता है सेम होता है, जैसे 14 हो गया, इसमें 14 माइनस 6 करोगे कितना होगा, 8 हो जाएगा। ऐसे ही 16 माइनस 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही आपका न्यूट्रॉन हो गया, ठीक, ये आपका न्यूट्रॉन हो गया। अब देखो, हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन होता है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन, नियॉन, यह सब के सब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। तो अब हम आगे देखते हैं। तो देखो, अब हम बात करते हैं 5वां नंबर की, जो है आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या है, तो देखो आइसोस्टर्स है कि सेम नंबर ऑफ एटम्स, एटॉमिसिटी एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब सेम नंबर ऑफ एटम्स जिसे एटॉमिसिटी कहते हैं, एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ये हो गया, इसमें देखो तीन कितने हैं, तीन एटम्स है, मतलब तीन एटॉमिसिटी हो गई, इसकी इसकी भी तीन एटॉमिसिटी होगी, ठीक। अब देखो कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अब सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ठीक। अब हम बात करते हैं छठवां, आइसोडायफर्स की। आइसोडायफर्स किसे कहते हैं, तो आइसोडायफर्स क्या होता है कि सेम डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। जो इसमें जो है सेम न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन करोगे तो सेम आएगा, एक्सेप्ट नाइट्रोजन माइनस प्रोटॉन बराबर जीरो पे नहीं होता, तो सेम न्यूट्रॉन्स एक्सेप्टेड। जैसे TH हो गया, थोरियम हो गया, यूरेशियम हो गया, तो इसमें देखोगे तो इसमें जो अगर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करोगे तो इसमें 54 आएगा, और इसमें भी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करोगे तो 54 आएगा, ठीक। तो इसमें जो है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करने पर सेम आता है, तो यही कह रहा है सेम डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो देखो, इसमें जो है एक एवरेज एटॉमिक मास आता है, तो ये होता है, देखो, आइसोटोपिक मास इनटू परसेंटेज अबेंडेंस अपॉन 100, ये उसका एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब हम आज ये देखते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो 1808 में दिए थे इन्होंने। तो इन्होंने बताया, डाल्टन ने, कि मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, कि मैटर जो है वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा है और हमें दिखाई भी नहीं देता, इस प्रकार के होते हैं कि ऑल द, देखो कि ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग साइज, मास एंड शेप, कि ऑल द एटम्स जो है वो सब ये सब शो करते हैं, ठीक। तो अब हम आगे देखते हैं। तो देखो कि डॉल्फिन ने बताया और कि एटम्स ऑफ डिफरेंट
elements have different masses and also have different chemical property. ये सब different different शो करते हैं. And when atoms when atoms of same या different elements combine together to form compounds, they combine in a fixed ratio, a simple whole number ratio. अब देखो, ये जो है इसे लॉ ऑफ कांस्टेंट या रिडिफाइंड प्रोपोर्शन भी कहते हैं. ठीक. अब देखो, अगला क्या कह रहे हैं कि एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड. ठीक. एटम्स हैं तो टू एलिमेंट्स में भी कंबाइन कंबाइन होकर डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म फॉर्म कर सकते हैं मोर देन वन कंपाउंड. एक कंपाउंड से ज्यादा भी फॉर्म करते हैं. इससे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं. ठीक. अब देखो, एटम्स बारे में बात करें कि एटम्स इन केमिकल रिएक्शंस आर नेदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड बट दे गेट रीऑर्गेनाइज्ड. ठीक. तो इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हैं. बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में भी यह काम आता है. ठीक. अब हम इनके लिमिटेशन की बात करें. लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. तो देखो, लिमिटेशन क्या कहता है कि it could not explain how laws of combination of volume combination by volume. यह एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो वॉल्यूम कैसे क्या होता है. ठीक. और दूसरा है कि why atoms of different elements have different masses and size. मैंने यह भी नहीं बता पाया कि डिफरेंट एलिमेंट्स में साइज ये सब कैसे होता है. ठीक. तो देखो, अब इसके तीसरा जो है हाउ एंड वाई एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स. इन्होंने यह भी नहीं बता पाया कि हाउ एंड वाई कैसे और क्यों एटम्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म कंपाउंड बनाने के लिए. तो इन्होंने यह भी नहीं बता पाया. एंड फोर्थ, फेल टू एक्सप्लेन नेचर ऑफ फोर्स दैट बाइंड टुगेदर एटम्स इन ए मॉलिक्यूल. इन्होंने जो है एक्सप्लेन नेचर ऑफ फोर्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए. दैट बाइंड टुगेदर की दो एटम्स एक दूसरे से बाइंड कैसे होते हैं और मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं. ठीक. अब देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की. देखो, केमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग मैटर एंड इम्प्रूव एंड और quality of life through its applications in medicine, agriculture, industry and environmental proportion. यह जो है केमिस्ट्री जो है इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज क्योंकि यह हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए मैटर को एंड इम्प्रूव करता है आवर क्वालिटी को ऑफ लाइफ हमारे जीवन में थ्रू इट्स एप्लीकेशन इन मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में यह सब हेल्प करता है. ठीक. तो वेल नोन एग्जाम्पल फॉर हेल्थ केयर के बारे में भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. जैसे सिस्प्लैटिन इज डिस्कवर्ड बाय बॉर्नेट यूजफुल फॉर कैंसर के लिए यूजफुल है सिस्प्लैटिन. ठीक. अब टैक्सोल जो है कैंसर थेरेपी होता है. AZT एजिडोथाइमाइडाइन जो है हेल्पिंग करता है एड्स के ट्रीटमेंट में यह हेल्पफुल होता है एजिडोथाइमाइडिन. ठीक. तो अब हम और देख लेते हैं. अब देखो, हम कुछ एग्जांपल देख लें. एग्जांपल फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में हम कुछ समझ लेते हैं. देखो, पहले क्या है CFS मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल फॉर एजोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ठीक. अब दूसरा है पॉलीथीन लीडेड पेट्रोल ETC. यह सब जो है इन्वायरमेंटल की वो जो है कम करने के लिए यह सब इन्वायरमेंटल में होते हैं. ठीक. अब मैटर, अब हम समझते हैं मैटर क्या होता है. तो मैटर जो है एनीथिंग विच हैज मास एंड शेप. अगर किसी भी एनीथिंग अगर किसी भी चीज में मास एंड शेप है तो वो मैटर होता है. अब देखो मैटर क्या है. मैटर दो पार्ट में क्लासिफाइड है, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन. अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन बात करें तो 3 प्रकार का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और जो केमिकल क्लासिफिकेशन है यहाँ भी 2 प्रकार का होता है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस जो होता है वो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में 2 हिस्सों में टूटा होता है. एलिमेंट्स क्या होता है कि ऑक्सीजन
एंड हाइड्रोजन, ये सब एलिमेंट्स हो गया। और कंपाउंड क्या हो गया, जैसे एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो उसे कंपाउंड कहते हैं। अब बात करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस होता है। ठीक, तो हम ये आगे देखते हैं। अब देखते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस के फीचर के बारे में। जो सॉलिड लिक्विड गैस है इसके फीचर के बारे में हम देखते हैं। तो देखो, शेप, सॉलिड का शेप कैसा होता है, सॉलिड का जो शेप होता है डिफाइन होता है, एंड लिक्विड का जो होता है वो इनडिफाइंड होता है, एंड गैस का भी इनडिफाइंड होता है। फ्लो क्या होता है, सॉलिड का फ्लो नहीं होता है, जबकि लिक्विड का फ्लो होता है, गैस का फ्लो होता है। और वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का भी फिक्स होता है, एंड गैस का फिक्स नहीं होता है, वो उड़ता रहता है और उधर, तो फिक्स नहीं होता है वॉल्यूम। ठीक, हम और आगे हम देखते हैं। तो देखो, अगला फीचर है रिजिडिटी का। रिजिडिटी क्या है कि सॉलिड जो है रिजिड होती है, रिजिड होती है, सॉफ्ट होती है एकदम, लेकिन लिक्विड ये सब सॉफ्ट नहीं होता है। नो, नो गैस भी नहीं होता। एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो तो सॉलिड में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, हाई होता है, एंड लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है, गैस में वेरी लेस होता है। जबकि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है, जो स्पेस होता है सॉलिड के अंदर वेरी लेस होता है। सॉलिड में स्पेस बहुत छोटा होता है, कण माने होता है, एंड लिक्विड में जो है इंटरमीडिएट होता है, एंड गैस में फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर तक ये जो गैस है वो बनाए रहते हैं। ठीक, अब देखो डिफ्यूजन की हम बात करते हैं। तो डिफ्यूजन में देखो, सॉलिड का जो डिफ्यूजन होता है वो नेग्लेजिबल के समान होता है, लिक्विड स्लो होता है, एंड गैसेस में वेरी फास्ट डिफ्यूजन होता है। ठीक, तो कंप्रेसिबल की बात हम करें तो वो सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, तो इसमें सॉलिड को कंप्रेस नहीं करते तो नो, एंड लिक्विड में वेरी लिटिल, मतलब थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है, जबकि गैस को वेरी हाई, मतलब बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे किसी भी इस चीज में गैस भरा हुआ है तो उसे कंप्रेस किया जा सकता है। अब बात करते हैं थर्मल एनर्जी की। थर्मल एनर्जी जो होता है सॉलिड में लेस होता है, एंड लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है, और गैस में वेरी हाई होता है। और हम बात करते हैं मोशन की। मोशन में जो है सॉलिड में जो है ओनली वाइब्रेशनल होता है, ओनली वाइब्रेशनल होता है। जब सॉलिड में सिर्फ वाइब्रेशन होता है, मतलब आप मुक्का उक्का मारोगे, जैसे ईट हो गया, दीवार हो गए, तो उसमें मुक्का उक्का मारोगे तो खाली वाइब्रेट करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। और जो लिक्विड है वो वाइब्रेशन भी करते हैं, ट्रांसलेशन भी करते हैं, वो मूव भी थोड़ा बहुत करते हैं। जबकि गैस जो है वो वाइब्रेशनल होते हैं, ट्रांसलेशनल होते हैं, रोटेशनल भी होते हैं, वो घूमते भी हैं, तो रोटेशनल भी होते हैं। ठीक, गैस की। और डेंसिटी की हम बात करें तो डेंसिटी जो है सॉलिड के अंदर हाईएस्ट होती है, एंड लिक्विड में इंटरमीडिएट, एंड गैस में लोएस्ट होती है। अब देखो, सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड जो है रिजिड होती है, एंड इनकम्प्रेसिबल होती है। इनकम्प्रेसिबल मतलब वो कंप्रेस नहीं कर सकती, सॉलिड जो है कंप्रेस नहीं कर सकती। और बिकॉज बिकॉज देयर पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड, जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत टाइट पैक्ड होते हैं विथ वेरी लिटिल इंटरमोलिकुलर स्पेस, और बहुत छोटा स्पेस इसमें होता है मॉलिकुलर स्पेस में। ठीक, हम देखो हम गैस के बारे में समझते हैं। देखो, गैस आर इम्प्रेसिबल, गैस जो है प्रेसिबल होता है, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल आर हाई, इसमें जो डिस्टेंस होता है वो दूर दूर होता है, तो इसे कंप्रेस किया जा सकता है। अब देखो, अब यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस है। ठीक, अगर हम सॉलिड में टेम्परेचर ज्यादा करेंगे, सॉलिड को टेम्परेचर ज्यादा देंगे तो लिक्विड बनेगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। ठीक, और लिक्विड को अगर टेम्परेचर ज्यादा देंगे लिक्विड को तो गैस बनेगा, और लिक्विड से गैस बनने की प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक, वेपोराइजेशन कहते हैं। और अगर गैस को टेम्परेचर कम और प्रेशर ज्यादा किया जाए, टेम्परेचर कम और प्रेशर ज्यादा दिया है गैस में, तो कंडेंसेशन होगा। ठीक, और लिक्विड में अगर टेम्परेचर कम और प्रेशर ज्यादा दे तो ये जो है फ्रीजिंग या क्रिस्टलाइजेशन होगा, सॉलिड बनेगा। ठीक, अब देखो, अगर हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाए, अगर हम लिक्विड ना बनाए, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाए हैं तो इसे सब्लिमेशन कहते हैं। और अगर गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनाए तो फिर इसे डिपोजिशन कहते हैं। देखो, सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस बनाए तो उसे सब्लिमेशन, एंड गैस से सॉलिड बनाए तो उसे डिपोजिशन कहते हैं। ठीक, अब देखो, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की हम बात करते हैं। तो देखो, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या कहता है
The chemical classification of matter is based upon its composition. composition पे बेस्ड होता है। एट द मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल का होता है। एंड मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंस में क्लासिफाइड होता है मिक्सचर और प्योर मिक्सचर में। ठीक, तो अब हम आगे देखते हैं। तो देखो प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस जो है मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बने होते हैं क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स आयंस जो होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक, देखो प्योर सब्सटेंस हो गया। और कम कंपोनेंट ऑफ प्योर सब्सटेंस के कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड इजिली बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड। फिजिकल एंड केमिकल मेथड से इजिली सेपरेट नहीं हो पाते। जैसे सोडियम हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, वाटर लिक्विड हो गया, CO2 गैस हो गया। कैन आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो देखो एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स जो है एटम प्लस होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब एटम है और होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे ऑक्सीजन O2 सल्फर या सेट एंड फास्फोरस P4 सब। और अगर कंपाउंड्स की बात करें तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे H2 हो गया, CO2 हो गया, H2SO4 हो गया, यह सब। ठीक, अब मिक्सचर जो है, मिक्सचर के बारे में देखते हैं। मिक्सचर कितने होते हैं। तो मिक्सचर जो है आर फाउंड बाय मिक्सिंग मोर देन वन कंपोनेंट इन एनी रेशियो। तो यह मोर देन वन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। देयर कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, या फिजिकल मेथड से कंपोनेंट सेपरेटेड होते हैं। मिक्सचर जो है, मिक्सचर शो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर constituent particles but but compounds do not show properties of their constituent particles। ठीक, मिक्सचर जो है शो करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ देयर constituent particles की, बट कंपाउंड्स डू नॉट शो प्रॉपर्टी, कंपाउंड जो है शो नहीं कर पाते प्रॉपर्टी ऑफ देयर constituent particles की। ठीक, तो देखो अब शुगर प्लस साल्ट प्लस वाटर, ये जो है मिक्सिंग है प्रॉपर्टी ऑफ शुगर साल्ट एंड वाटर की। एंड जैसे वाटर फ्यूल हो गया, ऑक्सीजन सपोर्ट कंबसन हो गया, ये सब मिलके वाटर बनाता है जो कि फायर में होते हैं, ये सब में मदद करते हैं। ठीक, तो मिक्सचर जो है वहाँ दो प्रकार का मिक्सचर होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, हैव ओनली वन फेज, सिर्फ एक फेज में होता है। कैन नॉट बी सेपरेटेड इजिली बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड से इजिली नहीं होता। इसका एग्जांपल एयर हो गया। ठीक, एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, यह नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। कैन बी सेपरेटेड इजिली बाय फिजिकल मेथड, इजिली ये जो है फिजिकल मेथड से होते हैं। मोर देन वन फेज ब्लड, जिससे मोर देन वन फेज, एक फेज से ज्यादा होता है, एग्जांपल हो गया ब्लड आपके। ठीक, हम्म, अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होता है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर टू टाइप के होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है कि जो हमें बाहर से दिखाई दे उसे फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे दूज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच कैन बी ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग और रिएक्टिंग द मैटर, बिना रिएक्ट किए और बिना कुछ चेंज किए जो हमें दिखाई देता है हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे वाटर, वाटर में हमें क्या दिखाता है कि कलर लेस होता है एंड ऑर्डर लेस होता है। एंड एग्जांपल जैसे किसी भी चीज का कलर हो गया, स्मेल हो गया, एंड लेंथ हो गई उसकी, एंड ब्रीथ ब्रीथ हो गई उसकी, यह सब जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज है। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज जो है दोज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर रिएक्ट विथ अदर मैटर, और जो प्रॉपर्टीज है आप मैटर के वो रिएक्ट करते हैं अदर मैटर से, किसी दूसरे मैटर से वो रिएक्ट करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस द कंपोजिशन शेप इटीसी ऑफ मैटर। ठीक, जैसे एग्जांपल हो गया एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, रिएक्टिविटी, ये सब। अब हम कुछ एसआई यूनिट्स देख लेते हैं। तो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो देखो लेंथ, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होता है, इसका सिंबल एम होता है। एंड टाइम, टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड और सिंबल एस होता है। एंड मास, मास की जो वो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम एंड केजी से सिंबल इसका होता है। इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है एंड सिंबल ए हो गया। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, इसका SI यूनिट मोल हो गया और सिंबल भी मोल हो गया। ल्यूमिनियस
इंटेंसिटी, इसका SI यूनिट कैंडेला हो गया, सिंबल CD। एंड टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन हो गया, सिंबल के हो गया। टेम्परेचर केल्विन देखो, सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेल्सियस से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर में जाओगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से। और फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो 32 फ़ारेनहाइट है, और मेल्टिंग पॉइंट पे, जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो होगी तो 212 फ़ारेनहाइट है। एंड केल्विन स्केल जो है 273 केल्विन है। एंड जब बॉइलिंग पॉइंट जाओगे तो 373 केल्विन हो जाएगा, ठीक। तो आओ अब हम कुछ चेंजेस देख लेते हैं। अगर हमें सेल्सियस दिया हुआ है और हमें फ़ारेनहाइट बनाना है तो 9/5, और जो सेल्सियस दिया होगा उसे देकर प्लस 32 कर दोगे तो फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। अब बात करते हैं केल्विन, अगर कोई सेल्सियस दिया हुआ है उसे केल्विन में कैसे बदले। तो देखो, सेल्सियस दिया होगा, सेल्सियस प्लस 273 से कर दोगे तो केल्विन निकल आएगा। अब कुछ हम न्यूमेरिकल प्रीफिक्स देख लेते हैं। अगर 10⁻⁻1 है तो देसी, और डी से दिखाते हैं। 10⁻⁻2 तो सेंटी सी, एंड 10⁻3 तो मिली यम, 10⁻6 माइक्रो, इसे म्यू से दर्शाते हैं। 10⁻9 नैनो, इसे यन से। एंड 10⁻12 पिको, पी से दर्शाते हैं। 10⁻15 फेमटो, इसे एफ से दिखाते हैं। 10⁻18 एक्टो, ए से। एंड 10⁻21 जेक्टो, जेड से। 10⁻24 योक्टो, वाई से दिखाते हैं, ठीक। अब देखो, ये तो नेगेटिव हो गया है। देखो 10⁻1, 10 पावर अगर 1 है या 10 है, सीधा सीधा तो इसे डेका, डेका बोलते हैं, DA से। 10⁻2 तो हेक्टा, एच से। 10⁻3 किलो, के। 10⁻6 मेगा, एम से। 10⁻9 गीगा, जी। 10⁻12 टेरा, टी से। 10⁻15 पेटा, पी से। 10⁻18 एक्जा, ई से। 10⁻21 जेटा, जेड से। एंड 10⁻24 है तो इसे योटा बोलते हैं, वाई से दिखाते हैं, ठीक। तो देखो, कभी भी देखो 1 किलोग्राम है, कभी भी अगर 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे तो 1 × 10⁻³ कर दोगे, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कभी भी ग्राम को किलो में बदलना है तो देखो, तो ये 3 है तो 10/3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर डिवाइड करोगे, यहाँ डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 1 ग्राम बराबर 1/13, 10⁻³ किलोग्राम आ गया, ठीक। ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। अब देखो, डेंसिटी की हम बात करते हैं। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी जो है, मास बाय वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं। अब ये डेंसिटी की एसआई यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, एंड सीजीएस यूनिट जो है उसकी वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक। अब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। एंड 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बराबर 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिखाता है, ठीक। अगर 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर का है तो 1 सेंटीमीटर को इंच में कैसे बदले? तो देखो, 1 सेंटीमीटर है, ठीक। तो इसे जो है 2.54 से डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और जब इससे डिवाइड करो 2.54 से तो ये उत्तर आ जाएगा आपका इंच में, ठीक। अब देखो, कन्वर्ट, अगर हम किसी चीज को, अगर 10 सेंटीमीटर को हमें इंच में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो 10 सेंटीमीटर है तो ठीक, तो यहाँ पर जैसे है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करोगे 2.54 से, तो 1 तो हो जाएगा, 1 जो है 10/2.54 इंच आ जाएगा। ऐसे ही जैसे दिया हुआ 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसे देखो 3 जो है 3 और सेंटीमीटर 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक। अब राउंड ऑफ हम देख लेते हैं कि राउंड ऑफ क्या होता है। राउंड ऑफ जो है अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, डिजिट टू बी अराउंड ऑफ चेंज इन प्रीसेंडिंग नंबर, ठीक। तो देखो राउंड ऑफ हो गया। तो देखो राउंड ऑफ की 3 केसेस है। 3 केसेस क्या क्या है कि केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट क्या है कि अगर 5 से छोटा है, लेस देन 5 है तो नो चेंज, चेंज कोई नहीं होगा। जैसे 13.74 है तो चेंज नहीं होगा, तो 13.7 ही रह जाएगा। केस 2 है, केस 2 में क्या है, अगर ग्रेटर देन 5 है तो एड 1 हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, मतलब 13.78 है तो इसमें 7 में एक ऐड हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 13.8 हो जाएगा, ठीक। केस 3 क्या है, अगर इक्वल टू 5, अगर 5 के बराबर है तो इफ 5 इज द लार्ज डिजिट, 5 इज द लार्ज डिजिट
8 है, अगर बड़ा है 5, तो इफ प्रेसिडेंट नंबर अगर लास्ट डिजिट है सिर्फ 5, तो इसमें दो, अगर इवन है तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे 6 है, 4 2 कुछ भी है, मतलब इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा। और जबकि ऑड है तो 8 प्लस 1 हो जाएगी, मतलब एक जोड़ा जाएगा उसमें। जैसे 13.75 है, यहाँ देखो 7 है, यहाँ ऑड नंबर है तो इसमें एक जोड़ा जाएगा, तो 7 जो है 8 हो गया, 13.8 हो गया, ठीक। इफ 5 इज नॉट द लास्ट डिजिट, अगर 5 जो है 5 जो है वो लास्ट डिजिट नहीं है, तो इसमें एड प्लस 1 किया जाएगा, तो टू प्रेसेंडिंग डिजिट जो हो जाएगा 13.752 है अगर, तो इसमें देखो 5 लास्ट डिजिट नहीं है, तो लास्ट डिजिट 2 है, तो इसमें जो है एक जोड़ा जाए, 7 में एक जोड़ा जाए, 13.8 हो गया, ठीक। अब देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? मीनिंगफुल डिजिट्स, जैसे देखो 3 हो गया, 3 के पीछे 7 सुनना है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 7 सुनना है, इससे हम लिखेंगे 3 इंटू 10 पावर 7। अब इसमें हम सिग्निफिकेंट डिजिट की बात करें तो इसमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, एक। अब आओ हम इसके रूल एंड रूल्स टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो कैसे डिजिट्स को कैलकुलेट किया जाता है और देखते हैं। तो पहला रूल क्या है कि आल जीरो नंबर डिजिट्स, जैसे 1 2 3 4 5 हो गए, ये आर सिग्निफिकेंट, ये सब के सब सिग्निफिकेंट होता है, ठीक, जैसे 9 तक। दूसरा है कि जीरो जीरो और लेफ्ट टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, अगर जीरो जो है लेफ्ट साइड में है, अगर इस साइड में है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे ये देखो .000325 है, तो इसमें ये जो 3 है ये सिग्निफिकेंट फीचर में कन्वर्ट काउंट नहीं किया जाएगा, तो इसमें सिर्फ काउंट किया जाएगा 3 to 5, मतलब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फीचर, सिग्निफिकेंट फीचर 3 हो गया, ठीक। हम आगे देखते हैं, तो देखो अगला केस। तो तीसरा क्या है कि जीरो जीरो इज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, अगर जीरो जो है दो दो अंक के बीच में आता है तो सिग्निफिकेंट फीचर कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखो 3 के बगल में 0 एंड 2 के बगल में 0, तो सिग्निफिकेंट फीचर है, लेकिन ये तीनों सिग्निफिकेंट फीचर नहीं है, तो इसमें कितना हो गया, 1 2 3 4 5 5 हो गया, तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब अगला जो रूल आता है वो कहता है कि जीरो एट द राइट एंड बट आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, तो कहता है कि जो अगर जीरो जो है राइट साइड में हो डेसिमल के तो सिग्निफिकेंट फीचर में काउंट होता है। जैसे 1000 है, 1000 में एक ही सिग्निफिकेंट फीचर है, सिर्फ 1, और इसमें अगर हम बात करें 1.000 के, इसमें सिग्निफिकेंट फीचर 4 हो गए, कैसे, एक है और 3 इधर साइड में है, ठीक। तो अगर हम सिग्निफिकेंट फीचर की बात करें इसमें, तो देखो इसमें ये दोनों काउंट नहीं हो गए, ये तीनों, तो काउंट किसमें हुए, सिर्फ 1 2 3 4 5 6, क्यों, क्योंकि ये दोनों काउंट होंगे, डेसिमल के अगर अंक के हर हैं तो काउंट होंगे, जैसे सिग्निफिकेंट फीचर इसमें 6 हो गए, एंड इसमें देखोगे तो 1 2 3 4, इसमें सिर्फ 4 ही काउंट की जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो सिग्निफिकेंट फीचर 4 हो गया। और जबकि अगर हम इसमें बात करें तो 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं, ठीक। और इस वाले केस में एक एक दो तीन, यहाँ देखो डेसिमल लगा हुआ है, 1 2 3 4 4 3 7, सिग्निफिकेंट फीचर 7 हो गया, ठीक। पांचवा रूल क्या कहता है कि परफेक्ट नंबर एंड काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट हैव इन्फिनिटी इज सिग्निफिकेंट फिगर, अगर 4 पेन है, अगर 4 पेन है तो सिग्निफिकेंट फीचर 1 हो जाएगा, अगर 4.1 पेन लिख दूं, अगर 4 पॉइंट के यहाँ लिख दूं सिग्निफिकेंट 2 हो जाए, अगर 4.00 लिख दूं तो सिग्निफिकेंट 3 हो जाए, अगर यहीं पर हम 4 शून्य लगा दें और 1 हो जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो जाएगा, ठीक। अगर हम बात करें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, तो करेक्ट आंसर शुड बी रिपोर्टेड इन लिस्ट एडिशनल प्लेस ऑफ गिवन नंबर, लास्ट डिजिट के अनुसार यहाँ करेक्ट बताया जाएगा आपको, ठीक। देखो जैसे दिया हुआ है क्या कि 23.051 1.41, अगर इसे हम जोड़े तो देखो यहाँ कितने डेसिमल है, 1 2 3, डेसिमल के हर कितने हैं, 3 3 डेसिमल प्लेस है, और इधर 2 डेसिमल प्लेस है, पहले इसे हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 24.461, ठीक। तो देखो अगर हम जोड़ें तो इसमें करेक्ट आंसर ये नहीं होगा, 24.461 नहीं होगा, इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वह 1 को रिप्लेस कर देंगे तो 24.46 होगा, क्यों, क्योंकि शुड बी इन 2 डेसिमल प्लेस, 2 ही डेसिमल प्लेस लिए जाते हैं। और जैसे हम इसमें बात कर लें
यहाँ पर हम जीरो लगा देते हैं। देखो अगर 6.028 है और अपॉन 0.30 है तो इसमें देखो यहाँ 3 डेसिमल प्लेस है, और जबकि इसमें ये 2 डेसिमल प्लेस नहीं है। तो इसमें जो है अगर हम इसे घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें जो है 817 ये करेक्ट आंसर इसमें देखो 8 है तो इसमें एक नहीं जोड़े तो 5.7 ही रहेगा ये, ठीक। अब मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन हम देख लेते हैं। देखो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, देखो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन रूल क्या कहता है कि जैसे 6.022 इंटू 10 इंटू 3.21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.33062 आएगा, ठीक। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर 19.3 हो जाए, 90.3 हो जाए करेक्ट आंसर। जिसमें देखो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें जो है तो देखो इसमें सिग्निफिकेंट फीचर्स 4 सिग्निफिकेंट फीचर दिए और इसमें 3.21 में 3 सिग्निफिकेंट फीचर्स हो जाएंगे। अब हम एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास को देखेंगे। तो ऑफ मास ऑफ एन एटम बराबर होते हैं मास ड्यू टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लगभग नेग्लिजिबल माना जाता है, ठीक। तो मास ऑफ एन एटम जो हो जाएगा मास ड्यू टू प्रोटॉन प्लस मास ड्यू टू न्यूट्रॉन्स, ठीक। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, और यहाँ होता है 1.67 इंटू 10 पावर -27 kg बराबर होता है 1.67 इंटू 10 पावर -24 ग्राम, इसके बराबर भी होता है। मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है देखो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, और जब हम इसे कॉमन लेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यह मास नंबर के इक्वल हो जाएगा। तो मास नंबर इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10 पावर -27 kg आ जाएगा, ठीक। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन में 8 एंड 16 है, इसका मास नंबर जो हो गया 16 हो जाएगा। 16 मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिलाकर 16 हो जाएगा। एंड मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन एटम का मास पूछे तो 16 इंटू एम पी मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, और जबकि एटॉमिक मास का पूछे तो हो जाएगा 16 बराबर 116 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -24 kg हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट एएमयू और यूनिफाइड मास, जिसे यू से भी हम इससे दर्शाते हैं। तो देखो एक एएमयू या एक यू बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की, क्या होता है 1.67 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम, एंड इससे हम 1.67 इंटू 10 पावर -24 ग्राम के बराबर भी माना जाता है, ठीक। देखो एक एएमयू is defined as 1/12 of mass of an atom is carbon 12। एक देखो कार्बन एटम जो है वो डिफाइन होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम के लिए। एक एएमयू बराबर 1/14 इंटू 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो जब यहाँ से हम कट करेंगे तो देखो एक एएमयू जो बराबर हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1.67 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम हो जाएगा, केजी बराबर 1.67 इंटू 10 पावर -24 ग्राम के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो देखो अब हम देखते हैं नाइट्रोजन की केस में। तो नाइट्रोजन जो है यहाँ 7 एंड 14 हो गया, इसका जो एटॉमिक नंबर 7 एंड मास नंबर 14 हो गया, तो इसमें मास नंबर 14 एंड एटॉमिक मास जो हो जाएगा 14 इन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो 14 इंटू 1.67 इंटू 10 पावर -27 kg, और इससे हम 14 एएमयू ही लिख सकते हैं, ठीक। तो देखो नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ आयंस बराबर होते हैं नंबर ऑफ मास एएमयू मिलेंगे अपॉन नंबर एटॉमिक मास एएमयू मिलेंगे। तो एक एएमयू बराबर 1.67 इंटू 10 पावर -27 kg हो जाएगा, और एक केजी बराबर अगर हम निकालें तो देखो एक केजी निकालेंगे तो इसे हम ये इस साइड ले आएंगे, 1/67 इंटू 10 पावर -27 एएमयू हो जाएगा। अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, ठीक, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, ठीक। तो देखो ये वाटर हो गया H2, H2 में क्या हम मॉलिक्यूलर मास कितना है, H2 कितना होता है 18 मॉलिक्यूलर मास होता है। तो 18 एएमयू या 18 यूसी से दर्शाया जाता है। तो अगर हम CO2 की बात करें तो इसमें मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44, CO2 कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 16 नॉट
32 और 12 44 AMU। 44 AMU को हम 14 इंटू 44 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg भी लिख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मोल पे, कि मोल के बारे में सोचते हैं। एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 और यह लगभग बराबर होता है 6 इंटू 10⁻23 और यह बराबर किसका होता है, एवोगैड्रो नंबर की, एन ए इसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। एक एमयू इंटू एवोगैड्रो संख्या बराबर 1 होता है। यह जो एमयू है इन ग्राम में लेना है, ठीक। जैसे नाइट्रोजन हो गया 7 एंड 14, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन 14 एमयू, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, हम नाइट्रोजन का 14 ग्राम ले लेते हैं। अगर हम 1 मोल की बात करें, मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो ग्राम आएगा, एंड सिर्फ हम एटम की बात करें तो एमयू आएगा, ठीक। तो देखो अब हम कुछ और देखते हैं। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स अगर हम निकाले तो क्या होगा, गिवन मास ऑफ एक्स इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ एक्स इन ग्राम में लेना है, ठीक। तो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो तो नंबर बराबर गिवन मास एमयू अपॉन मॉलिक्यूलर मास लेना है, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो गिवन मास वेट डब्ल्यू में लेना है, मॉलिक्यूलर मास एम हो गया, ठीक। फॉर गैसेस ओनली, गैस के लिए सिर्फ है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, गैस के लिए है बराबर गिवन वॉल्यूम ऑफ एक्स अपॉन मोलर वॉल्यूम, ठीक। मोलर वॉल्यूम क्या होता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट ए पार्टिकल्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, प्रेशर और मोलर वॉल्यूम की, तो देखो टेम्परेचर अगर 273 केल्विन है तो इसे ओल्ड एसटीपी कहा जाता है, और यहाँ होता है अगर प्रेशर 1 एटीपी ले लिए जाए तो मोलर वॉल्यूम जो होता है 22.4 लीटर लिया जाएगा, या इसे हम 22,400 सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं, मतलब 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। एंड अगर 273 केल्विन हो है तो इसे न्यू एसटीपी कहा जाता है, और प्रेशर अगर 1 बार ले लें, वो प्रेशर 1 बार लेंगे तो इसे न्यू एसटीपी कहा जाएगा। अगर हम मोलर वॉल्यूम की बात करें तो 22.7 लीटर या फिर तो 22,700 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर हम 298 केल्विन एंड प्रेशर जो है एक बार लूँ तो इसे स्टैंडर्ड एम्बिट्यूड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहते हैं, और इस पे हम 24.8 लीटर लेंगे। तो देखो एस ए टी पी को क्या कहते हैं, देखो जो एस ए टी पी है इससे स्टैंडर्ड एम्बिट्यूड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहते हैं, ठीक। अगर हम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को देखें तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, डू नॉट डिपेंड्स ऑन एटॉमिसिटी मास साइज ऑफ गैस, ठीक। अब देखो कुछ हम देखते हैं कि मोल को निकाले कैसे। अगर मोल दिया हुआ है, ठीक, अगर गिवन मास ऑफ एक्स है और हमें मोल निकालना है तो डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, ठीक। अगर गिवन मास निकालना है और मोल दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर वॉल्यूम निकालना है किसी गैस का, अगर किसी गैस का वॉल्यूम निकालना है तो मोल इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से, और अगर गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस दिया होगा और मोल निकालना है तो डिवाइड कर देंगे 22.4 से, ठीक। और देखो अगर मॉलिक्यूल दिया हुआ है मोल निकालना है तो मॉलिक्यूल को डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, और अगर मॉलिक्यूल निकालना है मोल दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से एन से, ठीक। और एटॉमिसिटी, एटॉम्स जो है, अगर एटम्स निकालने हैं तो मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिसिटी से, और अगर मॉलिक्यूल निकालने हैं तो एटम्स डिवाइड कर देंगे एटॉमिसिटी से, ठीक। एटॉमिसिटी से एटम को डिवाइड कर देंगे एटम्स को। अब आओ हम आगे देखते हैं। अब नोट है कुछ, तो देखो इफ सेम मॉलिक्यूल्स आर गिवन देन नॉन नंबर ऑफ मोल्स मस्ट बी इक्वल। अगर सेम मॉलिक्यूल हो और गिवन हो देन नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं मस्ट बी इक्वल होते हैं, ठीक। इफ सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस आर गिवन द नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मस्ट बी इक्वल, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है इक्वल हो जाते हैं सेम मॉलिक्यूल गैस के,
सेम वॉल्यूम ऑफ गैस की था भी, ठीक। अब ग्राम कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। ग्राम कॉन्सेप्ट क्या होता है? ग्राम कॉन्सेप्ट जो है, इफ यदि एक ग्राम और जी इज यूज्ड एज प्रफिक्स देन इट रिप्रेजेंटेड मोल। अगर ग्राम या जी जो है प्रफिक्स की तरह यूज हो तो उसे हम मोल कहते हैं। जैसे देखो 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो देखो ग्राम जो है प्रफिक्स यूज हो रहा, तो ग्राम एटम मतलब 2 ग्राम की जगह मोल हो जाएगा और एटम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। ऐसे 10 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन हो गया। तो देखो 10 ग्राम मतलब 10 मोल मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन हो गया, ठीक, नाइट्रोजन गैस हो गया। वैसे अगर 42 ग्राम एटम ऑफ कार्बन ले ले तो 42 मोल एटम ऑफ कार्बन हो जाएगा, ठीक। अब देखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं, कुछ लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो पहला जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर है, जिसे दिए थे लेओरियस और 1789 में दिए थे, 1789 में, ठीक। इट बताते हैं कि इट स्टेट दैट मैटर कैन नेदर बी क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो इन अ केमिकल चार्ज टोटल मास रिमेन कांस्टेंट, इसमें जो टोटल मास होता है वो रिमेन कांस्टेंट होता है। जैसे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट की, इसमें मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर होता है। जैसे देखो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डन टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखो जैसे 2 मोल हाइड्रोजन हो गया प्लस ऑक्सीजन, तो 2H2O बना लिए, ठीक। तो इसका जो था हो जाए मास हो जाएगा 4 ग्राम और इसका मास 32 ग्राम, तो इसका मास जो है 36 ग्राम हो जाएगा। 32 4 36 ग्राम हो जाएगा, ठीक। तो यह सच सही है। लिमिटेशन क्या है? जो लिमिटेशन है, देखो लिमिटेशंस कंजर्वेशन ऑफ मास के लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है? इट इज नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, यह न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है, ठीक। अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट या डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, इसे प्राउस्ट 1799 में 1799 में दिया था। इन्होंने बताया कि ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट इरेस्पेक्टिव और देयर सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जैसे वाटर हो गया, CO2 हो गया, इसमें देखोगे तो वो जो था हो गया, जैसे टू और 16 हो गया, तो इससे देखो 1 और 8 में लिखा जाता है। 12 में अनुपात 32 है तो 3 और 8 में हो गया, ठीक। ऐसे ही रेशियो हो गया। अब हम इसके भी लिमिटेशंस देख लेते हैं कि लिमिटेशंस क्या, लिमिटेशंस जो है कांस्टेंट देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन से नॉट वैलिड फॉर आइसोटोप्स, यहाँ आइसोटोप्स के लिए वैलिड नहीं है। जैसे H2O हो गया तो इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है जबकि DTO में 4 ग्राम ऑफ ड्यूटीरियम है, ठीक। तो इसकी लिमिटेशंस हो गई। तो आओ अब हम आगे देखते हैं तीसरा वाला। उसी तीसरा क्या कहता है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसे डाल्टन ने दिया था 1803 में, 1803 में। ये बताया कि व्हेन वन एलिमेंट्स कंबाइन विथ द अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म टू और more different compounds, the mass of one element which combines with a constant mass of the other bear a simple ratio to one another। देखो यह सिंपल भाषा में समझाया तो कह रहा है कि एक कोई भी 2 एलिमेंट है तो उसके एक कई सारे एलिमेंट्स कंपाउंड बन सकते हैं। जैसे ये एक एटम हो गया, ये एक एटम हो गया, तो इनसे मिलकर ए भी बन गया, तो इनसे अगर मिलाया तो A2B बन गया, A3B4 भी बन गया। तो ऐसे कई सारे बन सकते हैं, मल्टीपल बन सकते हैं, ठीक। तो इसके भी लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन क्या है? इट इज नॉट वैलिड फॉर नॉन स्टोइमेट्रिक कंपाउंड, है नॉन स्टोइमेट्रिक कंपाउंड के लिए वैलिड नहीं है। जैसे कापर हो गया 1.96 हो गया, ऑक्सीजन 1.00 हो गया, जैसे तो हो गया कि यहाँ वैलिड ही नहीं है नॉन स्टोइमेट्रिक कंपाउंड के लिए, ठीक। तो देखो चौथा जो है गैल लुसाक लॉ ऑफ गैसेस सॉल्यूट, इसे 1808 में 1808 में दिए थे। इसमें बताया गया कि व्हेन गैसियस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इट ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक। इसमें कहा गया कि जैसे देखो कोई भी गैस हो गई, जैसे नाइट्रोजन 3H2
गैस हो गया N2NH3 बनाई गई, गैस बन गया थी। तो यहाँ जो है 1 लीटर, इसके जो 1 मोल, 3 मोल और इसके 2 मोल, यहाँ सब रेशियो में हो जाते हैं 1, 3, 2। यहाँ कभी भी जैसे डेसिमल में नहीं होता कि 1.9 डेसिमल में हो गया, 3.7 में हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ सिर्फ होल नंबर में ही होता है। अब हम एवोगैड्रो लॉ को देखते हैं। एवोगैड्रो लॉ का क्या होता है? तो इन 1811 में 1811 में इसे प्रपोज किया गया था। एवोगैड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उन्होंने बताया कि अगर इक्वल वॉल्यूम है, अगर इक्वल वॉल्यूम दिया जाए, इक्वल मतलब इक्वल वॉल्यूम दिया जाए, तो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इक्वल होंगे। तो देखो, अगर 15 लीटर ऑफ H2 गैस दिया जाए तो इसका जो मोल होगा वो 15/22.4 एंड मॉलिक्यूल 15/22.4 इंटू Na हो जाएगा। जबकि अगर हम 15 लीटर ऑफ हीलियम गैस लें तो इसमें 15/22.4 और 15/22.4 इंटू Na हो जाएगा। और अगर हम 15 लीटर ऑफ CO2 गैस लें तो इसमें भी 15/22.4 और मॉलिक्यूल में जो है 50/22.4 इंटू Na हो जाएगा। ठीक, तो हम आगे देखते हैं। तो देखो, अगला जो है लास्ट है, लास्ट जो है कि द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसे रिचर्ड साहब ने दिया था। तो व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली with a fixed mass of a third element, then the ratio of their masses in which they do so is either same or some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other। अगर देखो, द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कह रहा है कि अगर हम दो एलिमेंट हो, जैसे ए बी सी, अगर 3 है तो इसमें देखो ए बी बन गया, ए सी, ए बी सी। मतलब अगर समझो, अगर CH4 बनाना है, H2 बनाना है, CO2 है, ठीक, तो इसमें देखो कितने एलिमेंट्स है। एक हो गया कार्बन, एक हो गया हाइड्रोजन और एक हो गया ऑक्सीजन। तो अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रखें एक 3 आकार में, तो देखो हाइड्रोजन और कार्बन से क्या मिलकर बना, CH4, और कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना, CO2, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर H2O बन गया। ठीक, तो आई होप सबको वीडियो यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप सब बताना कि वीडियो कैसा लगा, आप सब कमेंट में